हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी को पता है एसएससी सीजीएल 2024 का नोटिफिकेशन आउट हो चुका है और इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट डेट्स भी आउट हो चुकी है। तो आइए अब हम देखते हैं इसके इंपॉर्टेंट डेट्स की तरफ। डेट फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन, तो आपके जो फॉर्म भरने की स्टार्टिंग डेट है वो है 24 जून 2024 से लेकर 24 जुलाई 2024 तक आप इसका फॉर्म भर सकते हैं। इसके बाद जो लास्ट डेट है वो है आपकी 24 जुलाई 2024 11 बजे तक रात के। इसके बाद लास्ट डेट एंड टाइम फॉर मेकिंग ऑनलाइन फ़ी पेमेंट वो है आपकी 25 जुलाई 2024। इसके बाद डेट्स ऑफ विंडोज़ फॉर एप्लीकेशन फॉर्म करेक्शन, आपका जो करेक्शन की जो विंडो खुलेगी वो खुलेगी 10 अगस्त से लेके 11 अगस्त के बीच में। जो आपका टायर 1 है वो होगा आपका सितंबर अक्टूबर 2024 में, और जो टायर 2 है वो होगा आपका दिसंबर 2024 में। तो इसमें जो पोस्ट्स है इस बार वो है आपकी पे लेवल 7 की। हम देख लेते हैं पहले पोस्ट डिटेल्स। असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर इन सीएसएस ग्रुप बी, एज लिमिट है 20 से 30 साल। उसके बाद असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर इंटेलिजेंस ब्यूरो ग्रुप बी, एज लिमिट 18 से 30 साल। उसके बाद असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर इन मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज ग्रुप बी, 20 से 30 साल। असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर इन मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स यानी कि एमईए में, ये भी ग्रुप बी की पोस्ट है आपकी 20 से 30 साल। इसके बाद असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर इन एएफएचक्यू एयरफोर्स हेडक्वार्टर्स में, ठीक, ग्रुप बी की पोस्ट 20 से 30 साल। फिर असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर इन मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ठीक, 18 से 30 साल। इसके बाद असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर इन अदर मिनिस्ट्रीज एंड डिपार्टमेंट्स, इंस्पेक्टर ऑफ इनकम टैक्स सीबीडीटी, ये ग्रुप सी की पोस्ट है, 18 से 30 साल। इंस्पेक्टर सेंट्रल एक्साइज सीबीआईसी ग्रुप बी पोस्ट, 18 से 30 साल। इसके बाद इंस्पेक्टर प्रिवेंटिव ऑफिसर, इंस्पेक्टर एग्जामिनर, असिस्टेंट एनफोर्समेंट ऑफिसर इन ईडी, सब इंस्पेक्टर इन सीबीआई, इंस्पेक्टर पोस्ट डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन में, इंस्पेक्टर इन सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स। इसके बाद जो आपकी पे लेवल 6 की जो जॉब्स है जिनका पे बैंड है 35,400 से लेके 1,12,400, इसमें आपकी जो पोस्ट है वो है असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर इन अदर मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट ऑर्गेनाइजेशंस, एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट इन सीबीआईसी, रिसर्च असिस्टेंट नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशंस, डिविजनल अकाउंटेंट इन ऑफिसेज अंडर सीए एंड एजी, ये आपकी ग्रुप बी की पोस्ट है सभी। सब इंस्पेक्टर्स इन एनआईए, सब इंस्पेक्टर इन नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो एमएचए, जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। इसके बाद पे लेवल 5 की जो आपकी जॉब्स है वो है ऑडिटर इन ऑफिसेज अंडर सी एंड एजी, ये आपकी ग्रुप सी की पोस्ट है। इसकी जो एज लिमिट है वो 18 से 27 साल। फिर ऑडिटर इन सीजीडीए, ऑडिटर इन अदर मिनिस्ट्रीज, अकाउंटेंट इन ऑफिसेज अंडर सी एंड एजी, अकाउंटेंट, तो ये सभी आपके अकाउंटेंट्स की पोस्ट है। इसके बाद जो आपकी पे लेवल 4 की पोस्ट है वो है पोस्टल असिस्टेंट, सीनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट या यूडीसीज, सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट, टैक्स असिस्टेंट सीबीआईसी, सब इंस्पेक्टर सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स एंड मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। इसके बाद हम बात करते हैं वैकेंसीज़ की। तो जो टेंटेटिव वैकेंसीज़ है आपकी, देयर आर अप्रोक्स 17,727 वैकेंसीज़, ठीक है। तो अभी के लिए 17,727 वैकेंसीज एसएससी ने निकाली है। ये आगे बढ़ेगी ही, ये आपकी आराम से 18,000, 19,000 या 20,000 तक भी आराम से जा सकती है। इसके बाद रिजर्वेशन फॉर शेड्यूल कास्ट, एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एक्स सर्विसमैन, पीपल विद बेंचमार्क डिसेबिलिटीज़, कैंडिडेट फॉर ऑल कैटेगरीज, ये सभी आपको अलाउ होगी रिजर्वेशंस। इसके बाद वैकेंसीज फॉर एक्स सर्विसमैन आर रिजर्व फॉर ओनली ग्रुप सी पोस्ट, जो एक्स सर्विसमैन के लिए वैकेंसीज़ है जो रिजर्व्ड है वो केवल ग्रुप सी पोस्ट के लिए एलिजिबल है। इसके बाद हम देख लेते हैं एलिजिबिलिटी की। जो कैंडिडेट है अ सिटीज़न ऑफ इंडिया, कैंडिडेट मस्ट बी सिटीज़न ऑफ इंडिया और सिटीज़न ऑफ नेपाल और सिटीज़न ऑफ भूटान, और अ पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन हु हैज़ माइग्रेटेड फ्रॉम पाकिस्तान, बर्मा, श्रीलंका, ईस्ट अफ्रीकन कंट्रीज़ ऑफ केन्या, युगांडा एंड यूनाइटेड रिपब्लिक ऑफ तंजानिया। तो ये सभी एलिजिबिलिटीज़ दे रखी है सिटीजनशिप को लेके। तो आपकी जो एज लिमिट है, अब एज लिमिट के ऊपर बात कर लेते हैं हम। एज लिमिट आपकी 1 अगस्त 2024 तक देखी जाएगी, ठीक है। तो आपकी 1 अगस्त 2024 से एज लिमिट देखी जाएगी। तो जो एज लिमिट है फॉर द पोस्ट फॉर विच एज लिमिट इज़ 18 से 27 साल,
तो ऐसी पोस्ट जिनकी 28 से 27 साल एज लिमिट है, तो उसमें जो कैंडिडेट है उनकी जो एज है, उनका जो डेट ऑफ बर्थ है वो 2/8/1997 से उससे कम नहीं होना चाहिए, और इसके बाद यानी कि 1 अगस्त 2006 के बाद का नहीं होना चाहिए। इसके बाद फॉर द पोस्ट फॉर विच एज लिमिट इज़ 20 to 30 ईयर्स, तो जो 20 से 30 साल की एज लिमिट है उसके लिए कैंडिडेट मस्ट हैव बीन बोर्न नॉट अर्लियर देन 2 अगस्त 1994, यानी कि 2 अगस्त 1994 से पहले नहीं पैदा होना चाहिए, और उसके बाद नोट लेटर देन 1 अगस्त 2004, 1 अगस्त 2004 के बाद नहीं पैदा होना चाहिए। तो यानी कि 2 अगस्त 1994 से लेके और 1 अगस्त 2004 के बीच का होना चाहिए। उसके बाद फॉर द पोस्ट फॉर विच एज लिमिट इज़ 18 से 30 साल, 18 से 30 साल के लिए 2/8/1994 और 1/8/2006 के बीच का होना चाहिए। 18 से 32 साल के लिए 2/8/1992 से लेके 1 अगस्त 2006 के बीच का होना चाहिए। अब हम बात करते हैं अपर एज लिमिट के लिए, तो किन किन कैटेगरीज को कितनी कितनी एज लिमिट में छूट है। तो SC/ST को 5 साल, OBC को 3 साल, ठीक, फिजिकली बैकवर्ड को 10 साल, फिजिकली बैकवर्ड विद OBC 13 साल, फिजिकली बैकवर्ड विद SC/ST को 15 साल, एक्स सर्विसमैन को 3 साल आफ्टर द डायरेक्शन ऑफ द मिलिट्री सर्विस रेंडर्ड फ्रॉम एक्चुअल एज ऑन द क्लोजिंग डेट, ठीक। तो ये सभी एज लिमिट हो गई है। डिफेंस पर्सनल डिसेबल्ड इन ऑपरेशन, जो ऑपरेशन में डिसेबल्ड डिफेंस पर्सनल उनको 3 साल, डिफेंस पर्सनल डिसेबल इन ऑपरेशन ड्यूरिंग हॉस्टिलिटी विद एनी फॉरेन कंट्री उनको 8 साल। इसके बाद हम बात करते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की। तो जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर के लिए आपकी जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है वो होनी चाहिए बैचलर्स डिग्री इन एनी सब्जेक्ट, कोई भी बैचलर डिग्री किसी भी सब्जेक्ट में आपकी होनी चाहिए किसी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, विद एटलीस्ट 60% मार्क्स इन मैथमेटिक्स एट 12th स्टैंडर्ड लेवल। 12th में मैथमेटिक्स में कम से कम आपके 60 मार्क्स होने चाहिए। तो JSO यानी कि जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर के लिए आपके पास 12th में मैथ्स होना चाहिए। इसके बाद स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेटर ग्रेड 2 के लिए आपके बैचलर्स डिग्री इन एनी सब्जेक्ट विद स्टैटिस्टिक्स एज वन ऑफ द सब्जेक्ट फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट, यानी कि ग्रेजुएशन में आपके पास स्टैटिस्टिक्स सब्जेक्ट के रूप में होना चाहिए। द कैंडिडेट मस्ट हैव स्टडीड स्टैटिस्टिक्स एज ए सब्जेक्ट इन ऑल 3 ईयर्स, तो तीनों साल आपके पास स्टैटिस्टिक होना चाहिए आपकी ग्रेजुएशन में। फिर है रिसर्च असिस्टेंट इन NHRC, इसके लिए आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है बैचलर्स डिग्री फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी, किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से बैचलर डिग्री होनी चाहिए। डिसाइरेबल क्वालिफिकेशन इन्होंने जो मांग रखी है वो है 1 साल का रिसर्च एक्सपीरियंस किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी या रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूशन से, ठीक। ऑल अदर पोस्ट, बाकी सभी पोस्ट के लिए आपके पास केवल एक बैचलर डिग्री होनी चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से। इसके बाद हम अप्लाई करने के दौरान कुछ इंपॉर्टेंट जो चीज़ है हमारी उनके बारे में बात कर लेते हैं। तो आपको अप्लाई करने के लिए आपको पहले अपना वो बनाना पड़ेगा, आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा SSC पे, ठीक। उसके बाद जो इन्होंने फ़ोटोग्राफ के बारे में यानी कि लाइव फोटोग्राफ के बारे में जो चीज़ें दे रखी है वो है फाइंड अ गुड प्लेस विद गुड लाइट एंड प्लेन बैकग्राउंड, प्लेन बैकग्राउंड होना चाहिए आपका फ़ोटो के दौरान। एंश्योर द कैमरा इज़ एट आई लेवल बिफोर टेकिंग द फोटो, ठीक। आपका जो कैमरा है वो आई लेवल पे होना चाहिए। पोजीशन हिमसेल्फ डायरेक्टली इन फ्रंट ऑफ द कैमरा एंड लुक स्ट्रेट अहेड, आपको एकदम सीधा देखना है, आपको इधर उधर नहीं देखना है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आई कॉन्टैक्ट आपका साइड में लेफ्ट या राइट हो रहा है। एंश्योर दैट हिज फेस इज़ फुली इनसाइड द रेड रेक्टेंगुलर एरिया delineated by the camera and that is neither too close nor too far. It should cover the area fully and no part of the face should be outside the rectangle. जो रेक्टेंगल होता है उसके अंदर ही आपका फेस होना चाहिए, उससे बाहर नहीं जाना चाहिए, ठीक। और आपका पूरा फेस उस रेक्टेंगल के अंदर आना चाहिए जो कि आपका फ़ोटो लेने के दौरान होगा। कैंडिडेट शुड नॉट वियर अ कैप, मास्क और ग्लव्स, आपको कोई भी मास्क, ग्लव्स या कोई भी कैप नहीं पहननी है फ़ोटो लेते टाइम, ठीक। इसके बाद ये जो कुछ इंपॉर्टेंट डायमेंशंस दे रखे हैं जो आपको फोटोग्राफ या आपके अब बात करते हैं इस फॉर्म की एप्लीकेशन फ़ी की। तो जो एप्लीकेशन फ़ी है वो केवल 100 रुपीज़ है, ठीक। वुमेन और SC/ST कैंडिडेट्स और जो PWBD कैंडिडेट्स है जो फिज़िकली बैकवर्ड है, ठीक, फिज़िकली डिसेबल्ड है, उनको कोई पैसे नहीं देने, उनका फ्री है, ठीक। इसके बाद जो ऑनलाइन फ़ी है वो 25 जुलाई 2024 तक 11 बजे तक रात के भरी जा सकती है, ठीक। इसके बाद कैंडिडेट्स हु आर नॉट एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द पेमेंट मस्ट इंश्योर दैट देयर फीस हैज़ बीन डिपॉजिटेड विद SSC, आपको अपने जो फीस है उसको आपको रीवेरीफाई कर लेना है कि वो आपकी भरी गई है या नहीं भरी गई है, उसका स्टेटस आपको
चेक कर लेना है। तो जो विंडो करेक्शन की जो विंडो है वो दे रखी है आपकी 10 जुलाई से लेके 11 जुलाई तक, 10 अगस्त से लेके 11 अगस्त रात 11 बजे तक आपकी खुली रहेगी। इसके बाद आपके सेंटर्स ऑफ एग्जामिनेशन दे रखे हैं, ठीक, आप अपना डिज़ायर्ड सेंटर भर सकते हैं, ठीक। उसके बाद स्कीम ऑफ टायर 1 एग्जामिनेशन हम देख लेते हैं कि टायर 1 की स्कीम क्या है। तो देखिए, जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग में आपके 25 क्वेश्चन आएंगे, ठीक। एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होगा, तो 50 क्वेश्चन की आपकी रीजनिंग आएगी, ठीक। 25 क्वेश्चन आपके जनरल अवेयरनेस आएंगे, 50 क्वेश्चन का ये 50 मार्क्स का ये रहेगा, 25 क्वेश्चन आपके क्वांट से आने वाले हैं और 25 ही क्वेश्चन आपके इंग्लिश से आने वाले हैं। तो टोटल आपका 200 मार्क्स का टायर 1 होगा। इसके लिए आपको 1 घंटा मिलेगा और 1 घंटा 20 मिनट मिलेगी जो स्क्राइब वाले जो कैंडिडेट्स हैं। फिर टायर और इसके हम देख लेते हैं कि आपको मार्क्स कितने मिलेंगे। तो एक सही अगर आप क्वेश्चन करते हैं तो 2 मार्क्स मिलेंगे और नेगेटिव मार्किंग है, नेगेटिव मार्किंग आपकी 0.50 की है, तो एक अगर आप गलत करते हैं तो आपका 0.50 मार्क्स कट जाएंगे। इसके बाद स्कीम ऑफ टायर 2 एग्जामिनेशन, जो पेपर 1 है आपका वो 2 घंटे 15 मिनट का होगा, जिसमें कि मैथमेटिकल एबिलिटीज़ और रीजनिंग आने वाली है, जिसमें कि सेक्शन 1 की हम बात कर रहे हैं तो इसमें आपका मैथ्स और रीजनिंग आएगी। तो 30 क्वेश्चन के ये आने वाले हैं आपके, ठीक। तो 60 क्वेश्चन हो गए और एक क्वेश्चन आपका 3 मार्क्स का है, ठीक है। तो आपके 180 मार्क्स का सेक्शन 1 हो जाएगा। इसके बाद जो आपका सेक्शन 2 है उसमें आएगा आपका इंग्लिश 45 क्वेश्चन, जनरल अवेयरनेस 25 क्वेश्चन, ठीक। ये टोटल आपके 70 क्वेश्चन हो जाएंगे और 70 × 3 210 मार्क्स का आपका सेक्शन 2 रहने वाला है। इसके बाद जो पेपर 2 होगा, यानी कि ऐसे बच्चे जो JSO के लिए भरेंगे उनका लिए स्टैटिस्टिक्स का अलग से एग्जामिनेशन होगा, ठीक है, जो कि आपका 100 क्वेश्चन आएंगे जिसके, ठीक है, और एक क्वेश्चन आपका 2 मार्क्स का होगा, तो 200 मार्क्स का ये उन बच्चों के लिए एग्ज़ाम होगा जो कि JSO चूज़ करेंगे या AAO चूज़ करने वाले असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर को, ठीक। इसके बाद आपका जो टायर 2 है, टायर 2 विल इंक्लूड कंडक्टिंग ऑफ पेपर 1 एंड पेपर 2 इन सेपरेट डेज शिफ्ट्स, ठीक। इस बार क्या क्या रखा है कि जो टायर 2 है उसमें पेपर 1 और पेपर 2 आपकी सेपरेट डेज में सेपरेट शिफ्ट में होने वाले हैं। पेपर 1 सबका क्लियर है, पेपर 2 केवल JSOs के लिए होगा। तो ऐसे जो कि JSO के लिए फिल ऑप्ट नहीं करेंगे उनको केवल पेपर 1 देना है। इसके बाद आपको रीजनिंग का सिलेबस दिया हुआ है, आपको जनरल अवेयरनेस का सिलेबस दिया हुआ है, आपको सभी सब्जेक्ट्स का सिलेबस मेंशन कर रखा है। ये केवल इंडिकेटिव सिलेबस है टायर 1 के लिए, तो आप यहाँ से सिलेबस देख सकते हैं। इसके बाद कॉम्प्रीहेंशन का भी इंग्लिश में भी आपके सिलेबस दे रखा है। फिर टायर 2 का भी अलग से सिलेबस इन्होंने बता रखा है, ठीक। इसके बाद तो काफ़ी डिटेल में इस बार सिलेबस बता रखा है। देखिए, कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी का भी आपको सभी बता रखे कि कहाँ से आपके क्वेश्चंस आने वाले हैं, ठीक। इसके बाद एडमिशन टू द एग्जामिनेशन ये दे रखा है, ठीक। तो डीवी के बारे में भी इन्होंने बता रखा है, ठीक है। डिपार्टमेंट, अब डीवी जो है वो एसएससी नहीं लेता है, डीवी आपका डिपार्टमेंट ही लेगा, आपको सभी को पता है, ठीक है। तो डीवी बाद की बात है, ठीक। तो आप यहाँ से देख सकते हैं। इसके बाद जो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है वो सभी दे रखे हैं। यूआर के लिए 30% है क्वालिफाइंग मार्क्स, ओबीसी ईडब्ल्यूएस को कम से कम 25% मार्क्स लेके आने हैं और बाकी सभी कैटेगरीज़ को 20% लेके आने हैं, ठीक। इसके बाद पेपर 2 का दे रखा है ये सेक्शन 3 ऑफ पेपर 1, इन सभी के मार्क्स दे रखे हैं कि यूआर के लिए आपके 20% है और ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए आपके 25% है और ऑल अदर कैटेगरीज़ के लिए आपके 30% है। बाकी डिटेल्स को आप नोटिफिकेशन पढ़ के देख सकते हैं, जो कि मैंने हमारे टेलीग्राम ग्रुप द सरकारी स्कॉलर में डाल दी है। धन्यवाद।